Hello everyone, good morning everyone, welcome to all of you. This is पूजा. डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोगों ने पढ़ लिया था 11th NCERT बायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में देखा था कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या क्या थी. ठीक है, और टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ा. इससे पहले देखा कि हमारे अराउंडिंग में जो एनिमल्स की डाइवर्सिटी है वो क्या है, किस तरीके से हम किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे क्लासिफिकेशन करते हैं. इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख लें, देन आफ्टर इस वाली वीडियो को आप देखें. क्लियर? एंड डियर पेरेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो कि आपका चैप्टर सेकेंड है यूनिट फर्स्ट का. इसमें देखेंगे कि जो भी हमारे पास और मूविंग ऑर्गेनिज्म हैं. ठीक है, मूविंग ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स जिन जो भी ऑर्गेनिज्म कि जो भी हमारे पास मूविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने आइडेंटिफाई किया है तो उसे आइडेंटिफाई करने बाद फिर हम उसे कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे. ठीक है, तो बायोलॉजी के टर्म में जब भी हम एनिमल्स या फिर प्लांट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम इसे सिंपली बायोलॉजी के टर्म में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं. ओके, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने तरीके से क्लासीफाई करने की कोशिश की. तो सबसे पहले जो है अरिस्टोटले आए. ठीक है, अरिस्टोटले वॉज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. साइंटिफिक तरीके से सबसे फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन अरिस्टोटले ने दिया और उन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन में मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया. यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट और एनिमल्स के लिए जो भी अरिस्टोटले ने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया वो क्या है. ठीक है, या फिर कौन से कैरेक्टर्स को यूज़ किया था. तो सिंपली प्लांट के लिए जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यूज़ किए थे, जैसे उन्होंने कोई लंबा ट्री देखा, टॉल ट्री, तो उसको उन्होंने कहा कि ये दिस इज अ ट्री. जो छोटे पेड़ थे उन्हें श्रब और हर्ब्स कहा. ठीक है, जो ग्रासेस थे उन्हें हर्ब्स कहा. इसी तरीके से उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया किसके बेसिस पर, रेड ब्लड सेल्स के. जिन भी ऑर्गेनिज्म के पास रेड ब्लड सेल्स थी उन्हें अलग ग्रुप में रखा और जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास रेड ब्लड सेल्स नहीं थी, वाइट ब्लड सेल्स की थी, या फिर उनको अलग बेसिस पर अलग ग्रुप पर उन्हें क्लासीफाई किया, अलग ग्रुप में रखा. ठीक है, तो इस तरीके से अरिस्टोटले सबसे फर्स्ट टाइम आए और क्लासिफिकेशन साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की. और जब भी कोई काम फर्स्ट टाइम किसी भी फील्ड में किया जाता है तो डेफिनेटली उसमें बहुत अधिक मेहनत भी लगती है. ठीक है, उन चीज़ों को करने में. और उसके बाद जब तक कि उसके लिए हमें एडिक्वेट डेटा नहीं मिल जाता है तब तक उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं और वो उसी तरीके से काफ़ी समय तक अप्लीकेबल रहता है, वैल्यूएबल रहता है. तो इसी तरीके से जो अरिस्टोटले का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था वो लीनियस के आने से पहले तक वैल्यूएबल रहा. ठीक है, उसके बाद जब लीनियस आए तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट हैं, ठीक है, जिन्हें हम ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स कह रहे हैं, उन्हें अलग पूरे किंगडम में रख सकते हैं. और जो हमारे पास एनिमल्स हैं जिनके पास सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, जैसे एनिमल्स के जैसे कैरेक्टर्स हैं, उन्हें हम एक अलग किंगडम में रख सकते हैं. ठीक है, तो जब लीनियस आए तब उन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. ठीक है, जब लीनियस आए तो उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया. तो उन्होंने क्या किया कि जो जितने भी प्लांट थे, ठीक है, जो भी प्लांट थे उनको किंगडम प्लांटी में रखा और जितने भी हमारे पास एनिमल्स थे उन्हें किंगडम एनिमेलिया में रखा. और उन्होंने अपने इसके लिए कैरेक्टर्स को कौन से यूज़ किया, तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने कौन से कैरेक्टर्स को यूज़ किया. तो सबसे पहले तो उन्होंने देखा कि जिन जैसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, तो क्या किया, सॉरी, बहुत से जैसे प्लांट्स हैं. ठीक है, सबसे पहले प्लांट की बात करते हैं. तो प्लांट में उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं रखा कि हाँ ये फोटोसिंथेटिक है या फिर ये नॉन फोटोसिंथेटिक है. और इस बात का भी ध्यान नहीं रखा उन्होंने कि ये यूकैरियोट्स हैं या यूनिसेलुलर हैं. उन्होंने सभी यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स जितने भी थे सभी और एनिमल्स को किंगडम एनिमेलिया में रख दिया. उसके बाद अदर जितने भी प्लांट थे वो चाहे फोटोसिंथेटिक हो या फिर नॉन फोटोसिंथेटिक हो या पैरासिटिक हो, उन सभी प्लांट्स को उन्होंने किंगडम प्लांटी में रख दिया.
इस तरीके से इनका भी जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था काफ़ी समय तक वैल्यूएबल रहा। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट को वैल्यूएबल डाटा मिलता गया और उन्होंने इसमें चेंजेस करते रहे, ठीक है। समय के साथ जैसे जैसे एडिक्वेट डेटा मिला और अदर साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसको क्लासीफाई करने की, अपने तरीके से क्लासीफाई करने की कोशिश की। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद जो भी हमारे पास क्लासिफिकेशन आया वो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की। ओके, सो लिसन टू केयरफुली। देखिए, हमारी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग नोट्स, पेन, ठीक है, और अपनी क्लास 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी को ओपन करके रखें, जिससे हम जो भी लाइन बताएं, जो भी क्वेश्चंस यहाँ से बनने की संभावना है बताते चलें, उसे आप अंडरलाइन करते चलें। इसके साथ साथ जो चीज़ें एनसीईआरटी में डिटेल में मेंशन नहीं है, वहाँ पर मैं यहाँ पर उन चीज़ों को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, तो आप अपनी नोट्स पर हमारे साथ साथ लिखते चलें, ठीक है, जिससे आप चीज़ों को भूलें नहीं। 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लें, 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लें, तो बस आपको अच्छे से लर्न हो जाए, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसको किसने दिया और कैसे, उसमें कौन कौन से किंगडम को यूज़ किया गया। सो लेट्स नाउ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है अर्नेस्ट ने दिया था, ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने। थ्री किंगडम जो क्लासिफिकेशन था उसे अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। तो उसी में सिर्फ जो लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसी में इन्होंने अपने किंगडम को इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने एनिमेलिया जो किंगडम था और प्लांटी किंगडम था उनको एज इट इज रखा, और उसके साथ ही उन्होंने यूकैरियोट्स का एक किंगडम इसमें इंक्लूड कर दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल ने दिया। उसके बाद जो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। इसके बहुत से ड्रॉबैक्स थे, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास आगे चल कर एडिक्वेट डेटा मिला तो उसी हिसाब से इसको मॉडिफाई कर दिया गया, या फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ड्रॉबैक हैं, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन की। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को जो है प्रपोज किया, किसने प्रपोज किया था, आई होप आपको याद होगा, हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। और इसके अंतर्गत फोर किंगडम हमारे पास कौन कौन से हैं, एनिमेलिया, फिर प्लांटी है, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मोनेरा में सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा, लाइक यूनिसेलुलर एंड ये सभी के सभी प्रोकैरियोट्स थे मोनेरा में, ठीक है। लाइक आपके आर्की बैक्टीरिया, जो आपके बैक्टीरिया थे, इनको रखा गया। एंड इसके बाद प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया, ठीक है। तो उन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को अलग अलग कर दिया, एंड मोनेरा और प्रोटिस्टा दो और किंगडम इसमें ऐड किया, ठीक है। इसके बाद आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आपकी एनसीईआरटी की 11th एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, ठीक है। मेनली आपको जो है मेनली जो आपको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। लेकिन प्रीवियस बातें हमें भी याद रखनी है, क्योंकि अगर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो डेफिनेटली इससे पहले भी और क्लासेस रही होंगी, तो हमें डेफिनेटली उन चीज़ों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने प्रीवियस जो क्लासिफिकेशन थे, टू क्लासिफिकेशन किंगडम सिस्टम, ठीक, और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन सभी को अच्छे से समझ लिया। यहाँ से बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, ठीक है, उसमें कौन कौन से किंगडम को इंक्लूड किया इन्होंने। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, इसमें कौन कौन से किंगडम को इंक्लूड किया। तो ये दीज आर थिंग्स आपको अच्छे से याद रखनी है, ओके। अब बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एस. व्हिटकर ने 1969 में प्रपोज किया, ठीक है, जिसको उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। इन फाइव किंगडम को उन्होंने इंक्लूड किया, मोनेरा को, प्रोटिस्टा को, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। दैट मीन्स जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, इसमें जो नेक्स्ट या न्यू किंगडम ऐड किया गया वो था फंजाई, ठीक है। उन्होंने प्लांट से फंजाई जो थे, किंगडम प्लांटी में जो
फंजाई थे उनको उन्होंने सेपरेट कर लिया, क्योंकि फंजाई ऐसे भी थे जो फोटोसिंथेटिक भी थे और नॉन फोटोसिंथेटिक भी थे, ठीक है, पैरासिटिक भी थे। तो इनको उन्होंने किंगडम प्लांटी से सेपरेट कर लिया और एक न्यू किंगडम का नाम दिया कि फंजाई एक अलग किंगडम है जिसमें फंजाई को रखा जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आर.एस. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का प्रपोज किया। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि मोस्ट अप्लीकेबल है और इसी को अभी भी पढ़ा जाता है, इसी के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है। इसके बाद जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, 7, 8, 9 इस तरीके से जैसे जैसे हाँ साइंटिस्ट के पास एडिक्वेट डेटा अवेलेबल हुआ वैसे वैसे जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उससे प्रोसीड किया गया। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आर.एस. व्हिटेकर थे उन्होंने अपने कौन से कैरेक्टर के बेसिस पर इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मेंशन किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, नीट में भी आपके एग्ज़ाम के जो क्लास एग्ज़ाम है वहाँ भी आएगा कि आर.एस. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से यूज़ किए, किसके बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, उससे आप अच्छे से समझ लीजिए। एनसीईआरटी में जो भी फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलना है और अपने माइंड में उसे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है इसमें उन्होंने अपने 5 कैरेक्टर्स को लिया, ठीक है। कौन कौन से सेल का टाइप देखा कि जो सेल हमारे पास है वो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, या फिर यूनिकैरियोटिक है, ओके। तो सेल टाइप को लिया। इसके बाद उन्होंने देखा सेल वॉल कि जो भी सेल्स हैं उनमें सेल वॉल कैसी है, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि प्लांट की जो सेल है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और जो एनिमल की सेल्स है उसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। तो उन्होंने एक सबसे बड़ा कैरेक्टर लिया कि सेल वॉल है या नहीं है इसके बेसिस पे। एंड उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की कि जो भी प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, आप सभी को पता है, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो फ्रीली प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। तो जो थर्ड कैरेक्टर था वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिया। इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात की कि उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ओनली 1 सेल से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो वो अभी वो 1 सेल ही है या अभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया है, सेलुलर लेवल है या फिर टिश्यू लेवल पर है या फिर टिश्यू से टिश्यू ऑर्गन बन चुके हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम पर है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था उनके क्लासिफिकेशन का कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक। उसके बाद उन्होंने लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो फंजाई को सेपरेट किया था उन्होंने, वहाँ पर मोस्टली जो कैरेक्टर लिया था वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही था, क्योंकि जो फंजाई थे वो तो सैप्रोफिटिक होते हैं, वो तो सैप्रोफिटिक भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, वो खुद से तो अपना भोजन नहीं बनाते, ठीक है। यानी कि उनको जो फंजाई है उनके लिए इसीलिए उन्होंने अलग क्लास रखा, क्योंकि ये सैप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक होते हैं, इनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था इनके क्लासिफिकेशन का। अब देख लेते हैं कि जो भी हमारे पास 5 किंगडम है उनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक। तो जो मोनेरा था उसके पास क्या था, मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो प्रोकैरियोटिक होंगे, फिर और क्या होंगे, नॉन सेलुलर होंगे, यानी कि उनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होगी। उनकी जो सेल वॉल कह सकते हैं, जो उनकी सेल की जो सराउंडिंग एरिया होगी वो पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड की बनी होगी, ठीक। मोनेरा में आपकी बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। तो आपको सभी को पता है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलर होती है, दैट मीन्स पॉलीसैकेराइड्स या फिर एमिनो एसिड की होती है, नैम और नैक की बनी होती है। उसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मोनेरा में जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। एंड जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर है और ये हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, दैट मीन्स ये खुद से भी अपना फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं या फिर ये फोटोसिंथेटिक होंगे तो ये खुद से करेंगे, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक। और क्या होता है, सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है, जैसे यूग्लिना के पास प्रेजेंट होती है, ठीक। तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है कुछ में, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होगी ही। एंड जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सेलुलर लेवल का है, यानी कि ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं या फिर मल्टी सेलुलर हो सकते हैं।
उसके बाद ऑटोट्रॉफिक यानी कि फोटोसिंथेटिक भी होंगे, जैसे यूग्लिना है जो कि फोटोसिंथेटिक भी है और ऑटोट्रॉफिक भी है। इसके साथ साथ ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट इज किंगडम, जो हमारे पास थर्ड किंगडम है वो है फंजाई। सभी फंजाई जितने हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक हैं। जो यूकैरियोटिक हैं तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी सेलुलर है। इसके साथ साथ सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है लेकिन वो सेलुलोज की नहीं होती है। ठीक, जो फंजाई हैं उनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की नहीं होती बल्कि काइटिन की होती है। ठीक है। उसके बाद जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है यह हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, जैसे सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं या यह पैरासिटिक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज किंगडम प्लांटी। जो नेक्स्ट किंगडम है वो प्लांटी है, यूकैरियोटिक है, प्रेजेंट सेलुलोज। क्या होता है कि इनकी जो सेल वॉल है, प्लांट में तो सेल वॉल प्रेजेंट ही होगी। ठीक, और सेल वॉल जो प्लांट की सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एंड ये यूकैरियोटिक है तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है प्लांट की सेल का, तो टिश्यू ऑर्गन का है, क्योंकि एक सेल का तो कोई प्लांट नहीं है, तो क्या है ये टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एंड दीज आर प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक, यानी कि ये अपना फूड खुद से फॉर्म करेंगे क्योंकि इनके पास अपना क्लोरोफिल है। ओके। एंड नेक्स्ट इज एनिमेलिया। जो एनिमेलिया है इसमें सेल वॉल तो एब्सेंट होगी क्योंकि एनिमल्स के पास तो सेल वॉल नहीं होती है। एंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट होगी क्योंकि ये यूकैरियोट है। और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल भी हो सकता है, जैसे कि आपका स्पंज में। ठीक, टिश्यू लेवल भी हो सकता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी हो सकता है। तो यहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल से लेके ऑर्गन सिस्टम तक होता है। इसके बाद ये होलोजोइक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो सभी के सभी ऑटोट्रॉफिक नहीं है, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक तभी है जब उनके पास अपना क्लोरोफिल है। ओके। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद भी रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो भी आर.एस. व्हिटेकर ने अपने ये 5 कैरेक्टर्स लिए हैं इन्हें तो आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया और 7 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। ठीक है। सो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसको कार्ल हूज ने दिया था। ठीक है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, कार्ल हूज ने दिया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसको किसने दिया था, तो कार्ल हूज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था। ठीक है। उसके बाद से इस क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम को रखा गया, तो जो नेक्स्ट किंगडम जोड़े गए थे अलग से जिन्हें इंक्लूड किया गया वो किंगडम थे आपके आर्की बैक्टीरिया को ऐड किया गया और यू बैक्टीरिया को ऐड किया गया। ठीक है, क्या किया गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को ऐड किया गया। हमारे पास कितने किंगडम थे, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो न्यू किंगडम इंक्लूड किए गए वो थे आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। कार्ल उस ने क्या किया, जो किंगडम मोनेरा था, ठीक है, उसी में उन्होंने फर्दर 2 किंगडम बनाए। उन्होंने बताया कि वो आर्की बैक्टीरिया जो अपने एक्सट्रीम एरिया में, अपने एक्सट्रीम स्टेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, उनको उन्होंने आर्की बैक्टीरिया में रखा। ठीक है, जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो सबसे सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया हैं, क्योंकि मोनेरा के अंतर्गत प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं लाइक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को ही 2 किंगडम में फर्दर क्लासीफाई कर दिया गया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया को रखा गया। ठीक, जैसे कि जो भी बैक्टीरिया हैं ट्रू, और फर्दर हम आगे किंगडम मोनेरा को डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे बैक्टीरिया को फिर फर्दर उनके फ्लैजेला के बेसिस पर और उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। ठीक, और जो हमारे पास पहले से किंगडम थे एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, उनको एज इंक्लूड रखा उन्होंने अपने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में। इसी तरीके से 7th किंगडम क्लासिफिकेशन आया, ठीक है, जिसको स्मिथ ने प्रपोज किया था। ओके, और फिर फर्दर 8 किंगडम भी क्लासिफिकेशन है, 9 किंगडम क्लासिफिकेशन भी है। ठीक, तो आपको उनको भी याद रखना है। इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ समझ लिया कि कितने हमारे पास
क्लास जो किंगडम का क्लासिफिकेशन का तरीका है, ठीक है, और किस साइंटिस्ट ने इन्हें क्लासीफाई किया, कौन से कैरेक्टर्स को यूज़ करके किस साइंटिस्ट ने फर्दर जो है क्लासीफाई किया, इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने समझ लिया है। और हमने ये भी बता दिया कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में यही क्वेश्चन आएगा आपसे कि कौन कौन से किंगडम थे और किसने इसको प्रपोज किया। तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से कुछ भी थोड़ा बहुत भी सीखा है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, thanks for watching.